हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 14 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना एंड तक, क्योंकि आपको हर एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर में वो आपको अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे। इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत बड़ी है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और आपको घबराना नहीं है। आपको केवल 5 क्वेश्चन ही इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ ही सारे क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे तो सारे बच्चे बोर हो जाते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ते हुए बोर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, आपको कंप्लीट करना है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी के साथ अगर हम प्लस कर दें इवेंट नॉट ई की प्रोबेबिलिटी को, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमारे पास कोई कॉइन है, ठीक है, और उस कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो कितने परसेंट चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपको ना तो पता है हेड आ सकता है, ना ही पता है आपको टेल आ सकता है। दोनों के 50-50 चांसेस हैं। तो यानी कि यहां पर वही कह रहा है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हमारे लिए क्या कह रहा है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम कर लें किसके साथ, इवेंट नॉट ई की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये आपको याद रखना है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यहां पर क्या कह रहा है, किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है अगर हमें पता है कि वह हो ही नहीं सकती, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, और इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम भी आपको बताना है। तो एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक डाइस है और मुझे चाहिए उसमें 7 नंबर, लेकिन डाइस में आपको पता है टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, और मेरी इच्छा है भाई कि मुझे 7 नंबर चाहिए, जो चीज हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है ना कि 7 नंबर आए। तो यहां पर वही कह रहा है, अगर कोई चीज यानी कि किसी इवेंट को अगर हम देखें तो वह हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैन नॉट हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो यानी कि कोई चीज जब हो ही नहीं सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो यहां लिख भी देते हैं इम्पॉसिबल, पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है भाई दोस्तों। ये था हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब जैसे ये सेकंड पॉइंट था हमारे पास, इसका ठीक अपोजिट है। यहां पर क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यानी कि हमारे पास कोई इवेंट है और वह हो सकता है, ठीक है, वह इवेंट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या नाम देते हैं, और वह प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले एक बैग का एग्जांपल दिया है। मेरे पास कोई बैग है और उस बैग में 1-1 रुपीस के कॉइन है। तो किसी अदर पर्सन को बोल दिया जाए कि रेंडमली आप कोई सा भी कॉइन उठा लें, तो कोई सा भी कॉइन उठाएंगे तो आएंगे तो 1 रुपीज ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब श्योरिटी है उस चीज में कि हमारे पास जो कॉइन आएगा वो 1 रुपीज का ही आएगा। तो उसकी वैल्यू आपको क्या बताई थी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जब हमें पता है किसी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है, हमें पता है कि यह हो सकती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, इवेंट या सर्टेन सी आएगा, ठीक है, सर्टेन इवेंट, इस टाइप से।
तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट हम कहते हैं अगर हमें पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। इसमें क्या कह रहा है, एलिमेंट्री इवेंट्स पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपको समझ में आया होगा कि कोई भी चीज पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो वो सक्सेस होगा या सक्सेस नहीं होगा, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम कर लें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स हमने किया है उस पर जो एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वह कितना होगा, तो वह होगा हमेशा 1। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वह ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और लेस देन 1 इक्वल टू। ठीक है, इस टाइप से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वह 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा और लेस देन यानी कि कम, कितने से कम, 1 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 1 या इक्वल के बराबर या 1 के बराबर हो सकती है। तो यहां पर हमारे टोटल जो 5 पॉइंट थे उनको हमको अच्छे से समझाना था आपको, वो हमने समझा दिया है। एक बार दोबारा से आपको देखना होगा तो आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 1 मार्क्स में आपके पास आते ही आते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होता क्या है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि हमें श्योरिटी ना हो कि यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कॉइन उछालते हैं तो हमें पता नहीं होता है, 50-50 चांसेस होते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस टाइप के चीजों को, एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि जिसमें हमें श्योरिटी नहीं होती है। तो चलिए, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है और कौन सा नहीं है, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब यहां पर क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि एक ड्राइवर है और वह क्या करता है, कार को स्टार्ट करता है, और साथ ही साथ कंडीशन रखी क्या है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। अब भैया इसमें क्या, कौन सी बात है भाई, खराब कार को थोड़ी स्टार्ट करेगा। अब कोई भी ड्राइवर है अगर उसके पास कार है तो वो अपनी कार को स्टार्ट ही तो करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसकी कार स्टार्ट ही होगी, बस उसकी कार खराब नहीं होनी चाहिए। खराब कार पे तो बिठा नहीं सकते हैं, है ना। तो जो कार है उसमें अगर आप ड्राइवर को बिठाएंगे तो वो स्टार्ट ही करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या है, स्टार्ट होगी। इसमें क्या है, कंफर्मेशन है। लेकिन इक्वली लाइकली आउटकम्स में कंफर्मेशन नहीं होती है। इसका मतलब कि यह क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली हमारा आउटकम्स होगा। तो आंसर क्या देंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि जो कार ड्राइवर होगा वो कार तो स्टार्ट कर ही लेगा ना, है ना। ज्यादा चांसेस क्या है, कार स्टार्ट होने के। तो इसका मतलब ये तो हमारा नॉट में आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नॉट, नॉट इक्वली लाइकली, लाइकली outcomes as in the most of the time car start। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिख दिया है,
नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इन द मोस्ट ऑफ द टाइम कार स्टार्ट, क्योंकि ज्यादातर टाइम में जो कार है वह क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, इसलिए यह नॉट आ जाएगा। तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है और आंसर भी दे दिया है। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। इसमें क्या कह रहा है, कोई प्लेयर है वो बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है, और बास्केटबॉल में ऊपर एक बास्केट जैसी रहती है, उसमें आपको बॉल को डालना होता है। तो यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है कि जो प्लेयर है वह क्या करता है, शूट्स करता है या मिस कर देता है अपने शॉट को। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ चांस जो प्लेयर है अगर वह बास्केट को अगर उस बकेट में डाल रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि डाल ही देगा ना। क्या है ज्यादातर चांसेस कि डाल देगा, बहुत रेयर केसेस हैं कि ना डले उसमें, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उस बकेट में गेंद डाल ही देगा। इसका मतलब यहां पर तो हमें क्लियरिटी पता चल रही है, श्योरिटी पता चल रही है। जहां पर आपको श्योरिटी ना हो, क्लियरिटी ना हो कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वहां पर मोस्ट इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। और जहां पर हमें श्योरिटी है, हमें पता है कि हो सकता है, बस थोड़ा बहुत चांसेस है कि नहीं होगा, तो वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर हमें पता है कि उस बकेट में डाल ही देगा, तो इसका मतलब कि यहां पर हमें स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। तो आंसर में क्या आएगा, इसमें पता चल रहा है ना कि डाल ही देगा उसमें, तो इसलिए हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट 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 इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, एज, अब यहां पर देखिए कि जो प्लेयर है ना, प्लेयर वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। एबिलिटी पे तो डिपेंड करेगा कि जितनी बार वह उस गेंद को उसमें डालेगा तो वो उसकी एबिलिटी तो होगी, तो यह डिपेंड करेगी उस प्लेयर के एबिलिटी पे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एज इट्स डिपेंड्स ऑन द प्लेयर। ठीक है, यह जो प्लेयर है उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपली हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो इस टाइप से आई है, हमने यहां पर लिख दिया है कि नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट्स डिपेंड ऑन द प्लेयर, यह डिपेंड करेगा प्लेयर पे। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हमने यहां पर सोल्व कर लिए हैं, बाकी दो पार्ट और हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चनों के आंसर देने हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, अगर आप रेंडमली आंसर देते हैं तो रेंडमली आंसर देंगे तो किसी को भी आपने ट्रू फॉल्स यानी कि किसी क्वेश्चन पे ट्रू कर दिया, किसी पे फॉल्स कर दिया, किसी पे ट्रू किसी पे फॉल्स। अब आपको नहीं पता है कि यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस टाइप की कंडीशन में आपको जहां पर पता ना हो, जहां पर 50-50 चांस होता है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे बोलते हैं, जहां पर आपको पता हो कि यही होगा और थोड़ा बहुत चांसेस होंगे कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर थोड़ा बहुत चांसेस हैं होने के या ना होने के, तो वहां पर तो आप क्या करोगे, वहां पर तो आप इक्वली लाइकली आउटकम लगाएंगे, और जहां पर आपको पता हो कि यही होगा तो वहां पर जो है आप क्या करोगे, नॉट लाइकली आउटकम्स करेंगे। तो यहां पर हमें पता नहीं है, 50-50 चांसेस है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसका मतलब इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तो हम यहां पर लिख देंगे, जब आंसर करेंगे इसका, एक्सप्लेन भी करना है ना, क्वेश्चन में कहा है, तो यहां पर लिख देंगे इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। अब बेबी जो है कपल वाला बेबी नहीं, यहां पर क्या कह रहा है कि कोई बेबी बॉर्न होता है, यानी कि किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो वहां पर इट इज बॉय और अ गर्ल। क्या आपको पता चलता है कि यह बॉय है या गर्ल है। अगर कोई बच्चा हुआ है,
और आपको ना दूर से दिखा दिया जाए कि आपको पूछ लिया जाए कि ये बॉय है या गर्ल है, तो क्या आप बता पाएंगे? 50-50 चांसेस है ना कि या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। तो जहां पर 50-50 चांस होते हैं वहां पर हमारा क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। तो यानी कि इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा? इसमें भी 50-50 चांसेस हो रहे हैं, तो आंसर में आप क्या लिखोगे? आंसर में आएगा इसमें 8 is an equally likely outcome। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके 4 पार्ट हमने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके आपको आंसर कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसको हल्के में ना लें, तो अच्छे तरीके से समझे और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आपको उस चीज को समझाते हैं, तब आपको बताएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। यहां पर क्या कह रहा है कि फुटबॉल गेम में, एक फुटबॉल गेम है, उसमें क्यों टॉस किया जाता है कॉइन से कि कौन सी टीम को बॉल पहले मिले। ठीक है, और साथ ही साथ इसको फेयर वे माना जाता है, यानी कि कोई भी चीटिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आप कॉइन को उछालोगे यानी कि सिक्के को उछालोगे तो आपको पता नहीं होगा कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दोनों में 50-50 चांसेस हैं। जो जिस चीज को चूज करेगा, यानी कि 2 टीमें होंगी, 2 टीमों के बीच जो कैप्टन होंगे उनके सामने कॉइन उछाला जाता है और फेयर गेम होता है, कोई भी चीटिंग नहीं होती है कि जो आपका कैप्टन होगा फुटबॉल की टीम का वह चूज करेगा उसको हेड चाहिए या टेल चाहिए। ठीक है, तो जो भी आएगा कॉइन पे वो पहले बॉल को गेट करेगा, यानी कि उसको शुरुआत में बॉल मिलेगी फुटबॉल। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो एक स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, इसमें तो कोई कैलकुलेशन है नहीं। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? when we toss a coin, there are two possible outcomes। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, पहली लाइन में हमने क्या लिख दिया कि जब हम टॉस करते हैं तो उसमें जो कॉइन लेते हैं उसमें 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, जिसमें एक या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ठीक है, 2 चीजें होंगी। दूसरी चीज आगे क्या लिखेंगे आप? which are equally likely outcomes। अभी जस्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कब होता है? जब 50-50 चांसेस होते हैं। तो यहां पर जब हम कॉइन उछालेंगे तो 50-50 चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर आगे क्या लिखेंगे? सो बोथ टीम, स्मॉल बी आएगा, सो बोथ टीम हैव equally chance to get the ball। यानी कि दोनों टीमों के पास इक्वल चांस होगा कि किसको बॉल मिलेगी, इसलिए जो है टॉस किया जाता है कि किसको पहले बॉल मिलेगी फुटबॉल। तो इसलिए यहां पर हमने स्टेटमेंट भी लिख दिया है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। जब हम कॉइन को टॉस के लिए लेते हैं तो उसमें 2 पॉसिबल क्या आते हैं? आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। विच आर इक्वली, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल आता है फर्स्ट लेटर। ठीक है, विच आर इक्वल लाइकली आउटकम्स, सो इक्वली आएगा यहां पर, इक्वली likely outcomes, so both team have equally
चांस टू गेट द बॉल, यानी कि दोनों टीमों के पास इक्वल चांस होगा कि किसको बॉल मिलेगी, इसलिए ही यहां पर फेयर गेम माना जाता है टॉस के लिए। ठीक है, तो अब इस टाइप से आपने जो है स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली है, आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप खुद ही लिख लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, और हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, किसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इवेंट की, तो एक एक ऑप्शन से आपको बताएंगे। वैसे तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना 0 से और 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, माइनस वाली वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है किसी भी इवेंट की, तो इसका मतलब इसमें एक माइनस वाला दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्या बताना था, कौन सा इवेंट जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको सारे ऑप्शन चेक करके बता देता हूं कि ऐसा क्यों कहा हमने। पहले हमारे पास दे रखा है 2/3, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से आप डिवाइड करोगे 2 को, तो 3 की टेबल में तो नहीं आएगा, तो 0 पॉइंट लगा के यहां 20 आ जाएगा, तो 3 6 जा 18, फिर यहां 2 आ जाएगा, तो ऐसे ये 6 आगे बढ़ता जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में है वैल्यू 0.6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 0.6, और 6 ऐसे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है 15%, तो 15% का मतलब होता है 100। ठीक है, अब 15% यानी कि परसेंट की जगह हम क्या लगाते हैं, डिनोमिनेटर में 100। अब किसी भी डिजिट को आप अगर 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जितने जीरो हैं उतने डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.15, 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा 100 से डिवाइड करने पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.15, यानी कि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0.7 तो है ही, लेकिन सिर्फ माइनस वाली वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि के नॉट पूछा है ना, जो नहीं है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच जो वैल्यू होंगी वो होंगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि पीई, इस टाइप से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसमें आपको इतना ही समझाना था कि ऑप्शन से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस टाइप से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ पीई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी नॉट ई की। ठीक है, तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ई, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यदि आप प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नॉट ई की वैल्यू को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा 1। जब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीखा है उसमें आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें यही कह रहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, यानी कि नॉट ई, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पीई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पुट कर लेंगे 0.05 आ जाएगा, प्लस पी नॉट ई। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर हमको वैल्यू किसकी लेनी है, या इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, यहां पर हमको वैल्यू किसकी चाहिए, पी नॉट ई की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास पी नॉट ई की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हम इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो 1 हमारा एज इट इज ही रहेगा इज इक्वल टू के इधर, और ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.05। अब हम 1 में 0.05 कैसे माइनस करते हैं आज आपको वो भी सिखा देते हैं। यहां पर 1 लिखते हैं, नीचे 0.05 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 के साथ आगे कोई
नंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर पॉइंट लगा करके 0 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, इसके पास भी नहीं है कुछ देने के लिए, तो यहां से देंगे कैरी, यहां पर 10 हो जाएगा, फिर यहां से यहां कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो यहां पर 5 आ जाएगा। यहां पर कितना बचा, यहां पे 10 हुआ था ना, इसने 1 कैरी दिया तो यहां पे 9 बचा, तो 9 में 0 माइनस करोगे तो यहां पर 9 ही आएगा, पॉइंट का पॉइंट। इस 1 ने इधर दिया था कैरी, तो यहां पर 0 बचेगा, तो 0.95 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास P नॉट ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.95। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप आपकी सारी स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आई हो, और ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर पहली बार में आपको कंफ्यूजन लगता है तो एक दो बार जरूर वीडियो देखें, 100% आपकी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।